हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको समझाएंगे ब्लड टॉपिक, जो कि हम ह्यूमन बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है और ये 10th क्लास का एक टॉपिक है साइंस का। और ये बोर्ड में पूछा जाता है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर से, तो कैसे कैसे इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं टॉपिक को आप देखिए जरा। रुधिर, ब्लड जो टॉपिक है हमारा, हल्का सा कैसा होता है, जल से थोड़ा श्याम, हल्का सा विस्कोस होता है, थोड़ा गाढ़ा कह सकते हैं जल से। पीएच मान कितना होता है ब्लड का? 7.3 से 7.4। वैसे बुक्स में 7.4 ही मिलता है इसका पीएच मान। कई बार पेपर पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 7.4 इसका आंसर होता है। स्वाद इसका कैसा होता है? टेस्ट थोड़ा सा नमकीन होता है। और अगर देखा जाए शरीर के भार का लगभग 7 से 8% ये होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति का वेट, शरीर का वेट पूरा 100 kg है तो उसके अंदर लगभग 7 लीटर तक ब्लड होगा। अगर किसी का 50 kg है वेट तो उसके अंदर 7 का हाफ कर लीजिए आप, 3.5 लीटर वेट होगा। वैसे तो एवरेज जो होता है, एवरेज वेट, एवरेज ब्लड अगर हम बोलते हैं कि प्रत्येक सभी लोगों का एवरेज निकाले तो 5 लीटर तक ब्लड प्रत्येक व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर होता है, ऐसा माना गया है। अब ये ब्लड जो होता है, रुधिर का जो संगठन है, जो इसका कंपोनेंट है, किस किस चीजों से रुधिर मिलकर बना होता है? रुधिर 2 चीजों से मिलकर बनता है मुख्यतः, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। अब इसके अंदर जो प्लाज्मा जो होता है वो लगभग रुधिर का कितने % भाग बनाता है? 55%। और जो कणिकाएं हैं ये लगभग कितने % भाग बनाती हैं? 45%। रुधिर कणिकाएं 45% भाग बनाती हैं और जो प्लाज्मा है ब्लड के अंदर वो कितना % भाग बनाता है? 55%। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे पास 100 ml ब्लड हो, 100 ml ब्लड हो तो समझ लो उसके अंदर 55 ml क्या है? प्लाज्मा, और 45 ml क्या है उसके अंदर? 45 ml उसके अंदर होंगी रुधिर कणिकाएं। ऐसे समझ सकते हैं हम इसे। ठीक है, और प्लाज्मा हल्का सा पीले रंग का होता है। प्लाज्मा में 90% तक जल। अगर केवल प्लाज्मा की बात करूं, एक तो 55% भाग बना रहा है, ऊपर से उसके अंदर जो 55% है उसका भी अगर हम परसेंटेज निकाल लें तो 90% तक उसमें जल होता है। 8 से 9% तक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर 8 से 9% ऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब ये देखिए 1% क्या है इसके अंदर? अकार्बनिक पदार्थ। अब मैं इन्हें अलग अलग कर देता हूं। अकार्बनिक पदार्थों के अंदर क्या होता है इसके अंदर? भाई प्लाज्मा के अंदर 2 पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक ज्यादा मात्रा में होते हैं, अकार्बनिक कम मात्रा में होते हैं। फिर कार्बनिक और अकार्बनिक में क्या क्या है? अकार्बनिक, देखो यहां से हेडिंग क्या है? अकार्बनिक। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के फास्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि, ये क्या है? अकार्बनिक पदार्थ, जो ब्लड के अंदर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर क्या है? कार्बनिक पदार्थ। 7% तक प्रोटीन भी कई प्रकार के हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। इसके अलावा हार्मोन्स, विटामिन, श्वसन गैसें का मतलब क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ग्लूकोज, प्रतिरक्षी। ये सभी की सभी चीजें क्या है? कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ किसका भाग है? प्लाज्मा का। और अकार्बनिक पदार्थ भी, समझे? तो इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है इसका ब्लड का, वो क्या है? रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा अगर सुना हो। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को ही हम क्या बोल सकते हैं? टीएलसी। और तीसरा भाग क्या है? ब्लड प्लेटलेट्स। इसका जिक्र तो आप नॉर्मली सुनते रहते होंगे, ब्लड प्लेटलेट्स का। तो आरबीसी पुरुष के अंदर कितने होती हैं? 50 से 55 लाख प्रति घन mm, और महिलाओं में 45 से, थोड़ा कम होता है महिलाओं में, 45 से 50 लाख प्रति घन mm होता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जिसके कारण रक्त यानी कि ब्लड का रंग लाल भी दिखाई देता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है, इसका क्या कार्य है ब्लड के अंदर? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक का कार्य करती है, यानी कि हमने ऑक्सीजन जो हम वातावरण से ले रहे हैं
वो ब्लड में घुलती है। ब्लड में किसके अंदर घुलते हैं? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती हैं और फिर वो शरीर के प्रत्येक अंगों तक सप्लाई की जाती है। तो हीमोग्लोबिन इसका वाहक का कार्य करती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे भाग तक पहुंचाती है, सभी अंगों तक पहुंचाती है हीमोग्लोबिन। ठीक है। इसके अलावा WBC और कह सकते हैं TLC कितने होती है इसकी संख्या? 6000 से 10,000 प्रति घन mm तक होती है। अब इसे ये क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, शरीर का सैनिक यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल को शरीर का सैनिक क्यों कहा जाता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं को शरीर का सैनिक क्यों कहा जाता है? अब इसके अंदर हम इसे इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि WBC जो है ये एंटीबॉडी बनाती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति से जुड़ी हुई है। जो हमें बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है वो यही है समझो, यानी कि WBC और TLC। अब हम किसी भी इन्फेक्शन से पीड़ित हों, मान लिया कोरोना हो, किसी को कोरोना हो गया, तो उसमें आपने कोरोना काल में सुना होगा काफी मात्रा में इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति। तो जो इम्यूनिटी पावर थी वो यही समझ लो, अगर ये आपकी अच्छी है, अच्छी मात्रा में बनी हुई है, तो आपको दूसरे रोग कम होंगे, क्योंकि वायरस हो, बैक्टीरिया हो, इन सभी के लिए, उन सभी से लड़ने के लिए ये एंटीबॉडी बनाती है उनके अगेंस्ट। ठीक है। तो इसीलिए ये बीमारियों से हमें बचाती है WBC, रोगों से हमारी रक्षा करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो इसलिए क्या कहते हैं हम इसे? शरीर का सैनिक कहा जाता है इसे। तीसरा भाग क्या है इसका? रुधिर कणिकाओं का। ब्लड प्लेटलेट्स 2 से 5 लाख प्रति घन mm तक होती है। 2 से 5 लाख, ये तो आपने जब डेंगू का जिक्र आता होगा आपके सामने, हर साल डेंगू फैलता है, तो उसका इसका जिक्र सुनते होंगे आप। ब्लड प्लेटलेट्स का प्रति घन mm तक होती है, 2 से 5 लाख तक। अब अगर प्लेटलेट्स आपने सुना होगा डेंगू में, अगर डेंगू का वायरस किसी के अंदर पहुंच जाता है मच्छर के काटने से, तो ये प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो जाती हैं। ये भी होती हैं, WBC पे भी इफेक्ट पड़ता है और TLC पे, ये भी कम होती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप WBC को रोकें, WBC को अगर आप बढ़ा लें, तो प्लेटलेट्स ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। यानी कि अगर आप WBC पर काम कर रहे हैं ना, अच्छे से पोषण ले रहे हैं, लिक्विड पदार्थ ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, या पपाया लीफ की टैबलेट्स आती हैं पपीते की, या आप गिलोय का काढ़ा पी रहे हैं, इन सारी चीजों से आप किसे बढ़ा सकते हैं? TLC को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर TLC इम्प्रूव होगी, TLC बढ़ना शुरू होगी एक बार, तो फिर प्लेटलेट्स ऑटोमेटिक ही इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो आप डेंगू से बच सकते हैं किसके द्वारा? WBC या TLC को इम्प्रूव करके। यानी कि आप इस पे फोकस करें, प्लेटलेट्स तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। 5वें 6ठे दिन या 7 दिन के बाद लगभग डेंगू होने के, ये तो ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो आप इसे फोकस करें। ठीक है ना। तो और ये प्लेटलेट्स का दूसरा कार्य क्या है? रुधिर स्कंदन, ब्लड कोगुलेशन। अगर आपका कहीं से कट लग जाए, आपको कोई घाव हो जाए, चोट लग जाए, तो आपका जो घाव से ब्लड निकल रहा है, रक्त लगातार बह रहा है, उसको रोकने का कार्य कौन करता है? प्लेटलेट्स। ये स्कंदन का कार्य करती हैं, यानी कि रक्त को बहने से रोकती हैं। उस पे कह सकते हैं एक हल्की सी परत बन जाती है, रक्त जहां से बह रहा है, एक येलो कलर की सीरम बोलते हैं इसे, और धीरे धीरे वहां से स्कंदन के द्वारा वहां पर प्लेटलेट्स आके इकट्ठा हो जाती हैं और रक्त का बहना बंद कर देती है। यानी कि ये रुधिर स्कंदन का कार्य करती हैं ब्लड प्लेटलेट्स। तो उम्मीद है आपको काफी हद तक ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। ब्लड, अगर आप ऐसी इसकी लैंग्वेज बना के लिखेंगे तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर लिखा जा सकता है, ब्लड के ऊपर। और थोड़ी बहुत मात्रा में आपको डेंगू का पता चल गया होगा। डेंगू से तो आप बचाव कर ही सकते हैं। खैर, सबसे पहला कार्य तो डेंगू से बचाव ही करो। घरों में पानी इकट्ठा ना होने दो, इन चीजों का साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो। मच्छरों का आप चाहे स्प्रे करते रहो या फोकिंग करो, जो भी कुछ करना आप इन चीजों करो। फिनाइल का पोछा लगाएं घर में, जो भी कुछ करना है मच्छरों से बचाएं। ठीक है ना। और बाकी अगर फिर भी हो जाता तो भाई फिर आप लिक्विड पदार्थ लें और अपना ये जो पपीते के पत्तियों का काढ़ा ले लो या फिर गिलोय का काढ़ा ले लो। और साथ साथ अगर बुखार ज्यादा चल रहा तो पैरासीटामोल लो, और बाकी तो डॉक्टर को दिखाओ। पहले सबसे पहला कार्य तो ये है। लेकिन फिर भी आप ये चीजें भी इस्तेमाल करो और आप अच्छे से इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और उससे जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगर ये चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें।